और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की दो धार्मिक नगरी मथुरा और अयोध्या की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री ने यहां ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की 8वीं बैठक में भी शिरकत की। इसमें क्षेत्र के विकास के साथ जन सुविधाओं पर मंथन हुआ। साथ ही मथुरा में पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए बने टूरिज्म पुलिस स्टेशन का निरीक्षण भी किया गया। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए टूरिज्म पुलिस स्टेशन वो जगह है जहां उन्हें गाइड, सुरक्षा और स्थानीय जानकारी आसानी से मिल सकेगी। तो उधर रामनगरी अयोध्या में नव संवत्सर समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। आगामी 19 मार्च को उनका अयोध्या दौरा तय हो गया है। इस दौरान राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में करीब 4 घंटे तक रहेंगे। राष्ट्रपति यहां राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र और श्री राम नाम मंदिर स्थापना भी करेंगी। 19 मार्च को सुबह 9 बजे से अनुष्ठानों का शुभारंभ हो जाएगा। दक्षिण भारत, काशी व अयोध्या के 51 वैदिक आचार्य अनुष्ठानों को संपन्न कराएंगे। जो संपर्क किया गया है राष्ट्रपति भवन से, तो वह लगभग 11 बजे यहाँ आएंगी और उनका कार्यक्रम कुल मिलाकर 3 बजे तक होगा। देखिए, वो तो मंदिर के हर स्थान पे जाएंगी ना। वो प्रथम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगी, प्रथम तल पे जाएंगी, द्वितीय तल पे यंत्र की स्थापना करेंगी। इसके अलावा अन्य मंदिरों को पर भी जाएंगी। तो पूरा जो मंदिर का है परिसर, उसको वह विस्तार से देखेंगे। और अब बात यूपीएससी में देश के उन होनहारों की जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद को साबित किया, साथ ही परिवार को प्राउड फीलिंग दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने यूपीएससी में 160 रैंक हासिल की है। सृष्टि को उनकी मेहनत का फल मिला और परिवार आज बेटी पर गर्व महसूस कर रहा है। वहीं बिहार के बेतिया की बेटी अपूर्वा ने यूपीएससी में 42वीं रैंक हासिल कर पश्चिमी चंपारण का मान बढ़ाया। दिल्ली में एसीपी रहते हुए तैयारी की और अब आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया। वहीं गुजरात के पाटन जिले में किसान के बेटे को यूपीएससी में कामयाबी मिली है। किसान परिवार के बेटे विपुल चौधरी ने 115वीं रैंक हासिल कर घर वालों का सिर ऊंचा किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में गर्ग ने 192वीं रैंक हासिल कर घर वालों को गर्व का मौका तो दिया ही, साथ ही जश्न मनाने का भी मौका दे डाला। झारखंड में दुमका की बेटी सुदीपा ने भी इतिहास रच दिया। घर में रहकर यूपीएससी की तैयारी की, 41वीं रैंक हासिल की और अब पूरे इलाके का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया। ऐसे में ही बुलंद हौसले की गवाह बनी है बुलंदशहर की शिखा, जिन्होंने 113वीं रैंक हासिल कर ये बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। आज घर, मोहल्ले और जनपद में मिठाइयां बंट रही हैं। जश्न का माहौल चारों तरफ है। उत्तरकाशी के लिए आज का दिन सौगात भरा हुआ रहा। उत्तरकाशी के यमुना घाटी से यूपीएससी में 2 छात्रों के द्वारा इस परीक्षा को पास किया गया, जहां प्रोला विकासखंड के ऋषभ नौटियाल ने 552वीं रैंक ला करके, वहीं नौगांव विकासखंड के गुलाडी गांव के आशुतोष नौटियाल ने 398वीं रैंक लेकर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया है। सर्वप्रथम आशुतोष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशुतोष, दर्शक जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे, सुदूरवर्ती सीमांत विकासखंड के आप रहने वाले हैं, कैसे ये प्रेरणा आपके मन में जगी? क्योंकि मैं एक सुदूरवर्ती इलाके का रहने वाला हूं, तो उस इलाके में उत्तराखंड में हम जानते हैं कि कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। तो उस वजह से मुझे सिविल सेवा में जाने की एक प्रेरणा मिली और इसीलिए मैंने सिविल सेवा का रास्ता चुना। मुझे भी इसमें लगभग 3 अटैम्प्ट मुझे लगे हैं इस परीक्षा को क्रैक करने में। हालांकि पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैं कुछ अंकों के कारण रह गया था। बट इस बार मैंने फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा तरीके से करने की कोशिश की और फिर मैंने इस बार फॉर्चुनेटली इस बार मैं क्लियर कर सका। हाँ सर, मेरा मानना है कि ये डिपेंड करता है किसी भी स्टूडेंट पे कि उसकी जो पढ़ने की और क्षमता कितनी है। मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो मैं 5 से 6 घंटे से ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ सकता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं कंसिस्टेंटली डेली अपने टारगेट पूरे करूं। भले ही मैं कम पढ़ाई करूं, लेकिन मैं ऐसी पढ़ाई करूं कि मुझे उस चीज़ को पूरा सही तरीके से उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकूं। तो ये मतलब मुझे लगता है कि सबका अपना अपना डिपेंड होता है कि कितने उसको घंटे पढ़ना चाहिए।
लेकिन आप कितना उसको कितने बेहतर तरीके से आप उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तैयारी में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डेली कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कीजिए। जितना भी आपका सिलेबस है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, उसके बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिक्स सिलेबस है, कई सारी गाइडेंस आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं तो ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने में। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला रविवार यानी कल 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। पूरे देश को उम्मीद है कि एक बार फिर टीम इंडिया विश्व विजेता बनकर देशवासियों को तोहफा देगी। यही वजह है कि उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश टीम की जीत की कामना कर रहा है। काशी में टीम की जीत के लिए गंगा पूजन किया गया, तो वहीं अयोध्या के विश्व विराट मंदिर में हवन मंत्रोच्चार के जरिए भगवान से जीत का वरदान मांगा गया। प्रयागराज के लोगों ने पूजा पाठ अर्चना के जरिए भगवान से टीम के लिए प्रार्थना की। हरिद्वार में भी लोग जीत की कामना के लिए राधा रसिक मंदिर पहुंचे। रांची में पहाड़ी बाबा मंदिर में हवन पूजन कर लोगों ने बाबा से जीत का वर मांगा। मदुरई में महापोरियाबा मंदिर में टीम के लिए विशेष प्रार्थना पूजा अर्चना की गई। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत न्यूजीलैंड के बीच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 6:30 बजे होगा। दोनों टीमें 2 साल में लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ रही हैं। इससे पहले साल 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड कांटे की टक्कर का रहा है। कीवियों ने अब तक की हुए मुकाबलों में हमसे एक ज्यादा मैच जीता है। भारत के पास इस बार फाइनल जीतकर हिसाब बराबर करने का मौका है। बहरहाल अभी तो अहमदाबाद के फैंस जबरदस्त जोश में उत्साह से भरे हैं। कल के मैच का इंतजार कर रहे हैं और मान कर चल रहे हैं कि ट्रॉफी हमारी ही होगी। इंडिया's gonna win। मेरे को वन साइडेड कंपटीशन लग रहा है। इंडिया's gonna win for sure। 100% कल जीत जाएंगे। मैं टिकट लेने यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अभी टिकट मिल नहीं रहा है, इसलिए कल जाना मिले ना मिले स्टेडियम में पता नहीं है मेरे को, लेकिन मैं टिकट लेने यहाँ पे आया हूँ अभी। कल फाइनल मैच में जसप्रीत बुमराह निश्चित तौर पर फर्क पैदा करेंगे। उनके 4 ओवर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। ये कह रहे हैं अहमदाबाद में बुमराह के कोच किशोर त्रिवेदी, जिनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने। टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना फाइनल मुकाबला खेलना है और जिस तरीके से एक ऐसा खिलाड़ी लगातार टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है जसप्रीत बुमराह। गेंदबाजी में ये वो नाम है जिससे सामने वाले टीम के बल्लेबाजों के पैर कांपते हैं। दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज जिसने भारतीय टीम को स्ट्रेंथ दी हुई है, रीढ़ की हड्डी आप मान सकते हैं जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह को लेकर और ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ उनके कोच हैं किशोर जी। और किशोर सर, सबसे पहले तो ये कि इसी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी मुकाबला आप देख लें, आप सेमीफाइनल का मुकाबला ही देख लें, जो उनका एक आखिरी का जो ओवर आया उसने उस गेम का सिचुएशन चेंज कर दिया। तो जसप्रीत बुमराह कैसे बने और इस वक्त जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए खास तौर से जब कल फाइनल मुकाबला होगा उसके लिए किस तरीके से आप देखते हैं? कल भी वो इनप्लेएबल होगा। जो 4 ओवर डालता है वो तो इंडिया के लिए बेनिफिट वाला ही है, मैच का रुख बदल देता है, तो वो तो मेन है। अगर उसकी 4 ओवर अच्छी गई तो सामने वाली टीम को रन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, एक चीज और भी है सर, नई गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह अक्सर हम देखते हैं कि सफलता उनको मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जसप्रीत बुमराह को नई गेंद से सफलता नहीं मिलती, बाद में फिर डेथ ओवर्स में या जब वो गेंद करते हैं तो उनको वहां पर सफलता मिल जाती है। ऐसा क्या है जसप्रीत बुमराह के अंदर में जो सामने वाले बल्लेबाज चाहे वो नई गेंद के साथ आए चाहे वो पुरानी गेंद के साथ आए, पैर तो कांपते ही कांपते हैं? क्योंकि उसके पास अब वेरिएशन ज़्यादा हो गई है। पहले क्या थी, पहले बाउंसर में विकेट लेता था, बाद में यॉर्कर आया, यॉर्कर में ज़्यादातर विकेट लेता था। यॉर्कर सब पहचान गए कि उसका ज़्यादा यॉर्कर है, वो डिफेंस कर लेते, रोक लेते। लेकिन अभी जो स्लोअर वन आता है, स्लोअर वन, वो इसमें सब गलती कर बैठते हैं। अच्छा, एज अ कोच, चूंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है भारतीय टीम के लिए, तो एज अ कोच, एज अ मेंटोर, क्या आप जसप्रीत बुमराह को कहना चाहोगे? क्या कुछ उनको कल करना चाहिए और किस चीज़ों से बचना चाहिए? वो तो नेचुरल है, वो नेचुरली बॉलिंग करेगा। विकेट स्लो है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, विकेट अगर बाउंसी होती, विकेट थोड़ी फास्ट होती तो हेल्प।
लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोअर वन का यूज़ करना पड़ेगा। ये रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल मिक्स विकेट है, तो इसमें जसप्रीत बुमराह कितने खतरनाक हो जाते हैं? अब तो उसके पास वेरिएशन है, वेरिएशन की वजह से वो पजल में डालते हैं, बैट्समैन को आउट करता है। जितनी स्लो विकेट है वहाँ तुम आप ताकत से बॉलिंग करोगे तो बॉल में कुछ होगा नहीं, लेकिन जितनी तुम स्लोअर वन डालोगे तो स्लोअर वन में वो मिस टाइम हो जाता है बैट्समैन के लिए। अभी भी कई बार देखो ने, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोअर वन में ही विकेट मिलती है, स्पीड बॉल में नहीं मिलती है। ओवरऑल बात यह है कि जसप्रीत बुमराह कल के मैच में आपके की फैक्टर साबित होने वाले हैं। किशोर सर जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के गुर सिखाए, उनका भी ऐसा ही मानना है कि जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर इस मैच में बहुत मायने रखेंगे। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव। तो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वरिष्ठ अधिकारी कमल सिसोदिया से संवाददाता कमलजीत संधू ने बात की। कमलजीत पद पर हैं और वो अर्धसैनिक बल में एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी जिम्मेदारी माना जाता है, जिसको अपने करियर के दौरान उन्होंने कई ऑपरेशनल और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई हैं और उत्तर भारत में अहम सुरक्षा तैनातियों से जुड़ी रही। कमल सिसोदिया 13वीं बटालियन CRPF की कमांडेंट रह चुकी हैं। सुनिए पूरी बातचीत। महिला दिवस पे महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा होती है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी ही शख्स हैं, एक ऐसी महिला हैं। हम बात कर रहे हैं कमल सिसोदिया से, जो कि कमांडेंट है 13 बटालियन की, पहली महिला बटालियन की कमांडर है। और खास तौर पे देखें CM भगवंत मान की सुरक्षा में इनका एक अहम रोल है। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सबको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। खास तौर पे आप ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप नक्सल इम्पैक्टेड एरियाज हैं, वहां पे रही हैं, क्या आपका मानना है और वहां से कितना अलग है यहाँ का डोमेन? लेकिन वहां पे भी मैडम जो ट्राइबल क्षेत्र हैं वहां पे जा करके उन ट्राइबल इलाकों में मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। जिन गांवों में अभी भी हाथी आके उनको घरों को तोड़ के चले जाते हैं, आप समझ सकती हैं कि कैसी कंडीशन होती है, ना बिजली है ना पानी है। वहां जाके उन रिमोट एरियाज में जाके मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए, एसिड अटैक और बहुत सारे ऐसे केसेस से, रेड लाइट एरिया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, तो काफी सारी चीजें थी। काफी NGOs के साथ मिलकर हमने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे महिलाओं के जीवन में बहुत अंतर आया। तो वहां की अलग प्रकार की जीवन शैली। एक हो गया कि आपने वहां पे चैलेंजेस को डील किया, एक आ गया जब आप महिला होने के नाते सिक्योरिटी चीफ भी हैं, आप उस तरह पर क्या चैलेंजेस आते हैं, खासतौर पे जो विमेन, चाहे प्रोटेस्टर्स हों, चाहे विमेन की चेकिंग हो, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या क्या डिफरेंस आया है? जी, आजकल जिस प्रकार से सुरक्षा की चुनौतियां चेंज हो रही हैं, समय बदल रहा है, तो इसमें महिलाओं का पुलिस बल में, सुरक्षा बलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि पुलिस कर्मियों के द्वारा महिलाओं की चेकिंग नहीं की जा सकती, फ्रिस्किंग नहीं की जा सकती। तो महिलाओं का जो महत्वपूर्ण रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आप सुरक्षा व्यवस्था कायम करना लगभग असंभव समझ सकते हैं। कि खासतौर पे स्किल इंडिया के तहत में महिलाओं का बड़ा रोल होना, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा कि क्या आपका रोल रहा है और खास तौर पे किस तरह से आप प्रेरित करती हैं महिलाओं? जी बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को आप मछली देंगे तो केवल एक दिन के लिए भोजन मिलेगा, लेकिन अगर उसको आप मछली पकड़ना सिखा देंगे तो जीवन भर के लिए उसको जीविकोपार्जन का एक साधन मिल जाता है। और इसी के तहत मैंने एक पुस्तक लिखी है, कौशल विकास मिशन, और ना केवल पुस्तक लिखी बल्कि उसकी फ्री प्रतियां मैंने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जिनको उनको जरूरत थी। नॉर्थ ईस्ट में, JNK में और इवन छत्तीसगढ़ तक में जाकर के, मैंने ग्वालियर में जाके, मध्य प्रदेश में जाके महिलाओं का और बच्चियों का कौशल विकास के द्वारा सशक्तिकरण के तहत बहुत से मैंने कार्य कराए। और अभी हाल ही में पंजाब में मैंने फुलकारी की ट्रेनिंग कराई, अभी बी कीपिंग की हम फतेहगढ़ साहिब में ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिससे कि वहां की जो लोकल महिलाएं हैं वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपनी जीविकोपार्जन के नए साधन अर्जित कर सके। तो महिला तभी सशक्त होंगी जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कौशल विकास इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि महिलाएं परचम लहरा रही हैं, खासतौर पे जो अचीवमेंट का एक नया लेवल है वो बना रही हैं, और उसके बीच में हम बात कर रहे थे कमल सिसोदिया थे। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, GNT।
और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन जारी है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। संयुक्त युद्धाभ्यास का मकसद साझा सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक आतंकवाद के बदलते खतरों पर केंद्रित है। ये युद्धाभ्यास भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच सैन्य सहयोग और मजबूती को दर्शाता है। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के 120 सैनिक भाग ले रहे हैं। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का दल 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स की टुकड़ी इसमें शामिल है।